हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में 1528 में उनके पुत्र रतन सिंह, जिनको रतन सिंह द्वितीय कहा जाता है, वो मेवाड़ के महाराणा बने। और उसके बाद में 1531 में राणा रतन सिंह और बूंदी के राजा सूरजमल, दोनों हालांकि रिश्तेदार थे लेकिन दोनों आपस में ही लड़ मरे। इनकी मृत्यु के बाद में फिर राणा सांगा के तीसरे नंबर के पुत्र विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा बने। तो दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में विक्रमादित्य को मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। कर्मावती जो उनकी मां थी वो संरक्षक बनी। लेकिन दोस्तों, ये वो जमाना था, उस जमाने के अंदर अहमदाबाद में बहादुर शाह का शासन था, नवाब था। भारत पर हुमायूं का शासन था। आसपास में जितने भी राजे महाराजा थे, नवाब थे, उनके बीच में भी एक दूसरे के राज्य को हड़पने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। यहाँ पर भी यही हुआ। जैसे ही अहमदाबाद के नवाब बहादुर शाह को पता लगा कि अब चित्तौड़ पर अर्थात मेवाड़ पर विक्रमादित्य महाराणा बना हुआ है और फिर वहां पर और कोई है नहीं, उसकी मां है वो संरक्षक बनी हुई है और बालक है, तो उसका फायदा उठाते हुए उसने चित्तौड़ पर प्रथम बार आक्रमण किया। वो आक्रमण किया था 1533 में। तो कर्मावती ने वस्तु स्थिति को बांधते हुए समझ गई कि मेरा बालक अभी जो महाराणा बना हुआ है विक्रमादित्य छोटा है, उनको लगा कि जीतना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने समझौता किया। समझौते के अनुसार बहुत सारी धन संपदा उनको दी और साथ ही साथ और भी जो शर्तें थी वो मानी। रणथंभौर की जागीर थी, वो भी उसका आधा हिस्सा उनको दे दिया। और इस प्रकार से धन संपदा लेकर के बिना लड़ाई बहादुर शाह वापिस अहमदाबाद गया। लेकिन जब अहमदाबाद वो गया तो वहां जाने के बाद उसके जो निकटतम लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने भारी गलती कर दी नवाब साहब, आप तो पूरा चित्तौड़ जीतने वाले थे। चित्तौड़ जीतते तो जो आप लेकर के आए हो इतनी कमाई तो हर महीने होती। बहादुर शाह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने एक साल बाद में वापिस 1534 में पहली बार आक्रमण किया, 1533 में दूसरी बार उसने वापिस 1534 के अंदर वापिस चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब की बार वो ठान करके गया था कि मैं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा, मुझे मेवाड़ पूरा अधिकार में लेना है। अब क्या था, कर्मावती को वापिस संदेश मिला कि बहादुर शाह विशाल फौज लेकर के चित्तौड़ की तरफ आ रहा है। तो कर्मावती समझ गई कि अब की बार उसकी नीयत खराब है, वो किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। तब हुमायूं को इसी कर्मावती ने मदद के लिए राखी भेजी। उस समय भारत का बादशाह था हुमायूं। लेकिन दोस्तों, हुमायूं के आने में विलंब हुआ, तब तक चित्तौड़ पर आक्रमण हो चुका था। कर्मावती ने जौहर किया, 13,000 के साथ में कर्मावती ने जौहर किया और बहुत सारे सरदार थे, वो केसरिया बाना पहन करके और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, हुमायूं को आने में विलंब जरूर हुआ, परंतु वो आ गया। आकर के देखा तो वहां राख का ढेर उसको मिला कर्मावती की जगह और शाह को उन्होंने मार भगाया। और उस दौरान जब बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो कर्मावती वस्तु स्थिति को भांपते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने ननियाल बूंदी भेज दिया था। तो बाकी बहुत सारे सरदार वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन विक्रमादित्य अब भी जिंदा था। जब हुमायूं ने बहादुर शाह को यहां से भगा दिया तो विक्रमादित्य को वापस बुलाया और विक्रमादित्य को बुला करके वापस मेवाड़ का महाराणा बनाया। अब दोस्तों, यहां पर उसका संरक्षक बना बनवीर। तो दोस्तों, बनवीर जो था वो कौन था, मुख्य बात मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बनवीर जो राणा रायमल थे, राणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको कहा जाता है, जिनका दूसरा नाम उड़ना पृथ्वीराज है। कभी ये भी एक रोचक कहानी है, उड़ना किस प्रकार से उनका नाम रखा गया। बहुत पराक्रमी थे, बहुत योद्धा थे, वीर थे। कर्नल टॉड ने तो यहां तक कहा है कि यदि उड़ना पृथ्वीराज जीवित होता तो बाबर के पैर भारत में नहीं टिकते और आज भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन दोस्तों, उड़ना पृथ्वीराज था, उनको अपने ही बहनोई ने जहर देकर के मार दिया। लेकिन पृथ्वीराज की एक पासवान थी जिसका नाम था पुत्तल। उस पासवान का बेटा जो दासी थी, उसका पुत्र था बनवीर। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से राणा सांगा का वो भतीज था। कौन? बनवीर। अब बनवीर, यही बनवीर आगे जाकर के विक्रमादित्य का जब दूसरी बार बहादुर शाह ने आक्रमण किया और बहादुर शाह ने आक्रमण करने पर कर्मावती ने जौहर किया, तो अब पीछे कोई नहीं रहा। तो बनवीर को विक्रमादित्य का संरक्षक और सलाहकार बनाया गया। लेकिन बनवीर के मन में बहुत बड़ी खोट थी, वो बहुत लालची था, सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। इधर विक्रमादित्य था, वो भी अदूरदर्शी था, अय्याशी प्रवृत्ति का था और जितने भी सामंत थे उनके प्रति उसका व्यवहार बड़ा कठोर था, क्रोधी स्वभाव का था, हर किसी का अनादर कर देता था, हर किसी को गलत बोल देता था। इसके कारण से एक एक करके बड़े बड़े जो सामंत थे वो चित्तौड़ छोड़ करके चले गए थे।
पीछे जो कुछ भी बचे थे वो भी उससे सख्त नाराज थे। इसी अराजकता का और इस नाराजगी का फायदा उठाते हुए बनवीर ने उन सामंतों को, सरदारों को अपने पक्ष में किया कि आप मेरा समर्थन करो तो मैं आपका आदर भी करूंगा, आपको जागीर दूंगा। प्रलोभन दिया और कहा कि मैं इस सत्ता प्राप्त कर लेता हूं, आपका सहयोग चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, और बहुत सारे सामंतों ने उसके साथ में हाँ में हाँ मिला ली, हाथ मिला लिया और फिर बनवीर ने योजना बनाई विक्रमादित्य को अपने रास्ते से हटाने के लिए। फिर एक दिन योजना के अनुसार जब विक्रमादित्य अपने महलों में सोए हुए था, उसी दौरान वहां पर जाता है बनवीर तलवार लेकर के और विक्रमादित्य की निर्मम हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। यह है 1536 की बात। जी हाँ दोस्तों, 1536 में विक्रमादित्य की बनवीर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में वो फिर मेवाड़ का महाराणा बन जाता है। सामंत सब उसके साथ में होते हैं अधिकतर। लेकिन दोस्तों और जो उसके साथ वाले वो कहते हैं कि भैया केवल विक्रमादित्य की हत्या की है, अभी तो और पुत्र जीवित है और वो है उदय सिंह। वो उसको पता भी था, उसको भी उसका भी खात्मा करना चाहिए। तब वो भागा भागा मारने के लिए जाता है उदय सिंह के लिए। वहां वो पन्ना धाय उसकी संरक्षक बनी हुई थी। पन्ना धाय जैसा इस दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में कोई ऐसा बलिदान किसी ने नहीं दिया होगा। कोई ऐसी मां दुनिया में नहीं होगी जिसने एक राजा के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को अपने नजरों के सामने ही हंसते हंसते मारने के लिए सुपुर्द कर दिया। ऐसा दुनिया में आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पन्ना धाय का इतिहास में बहुत अमर नाम है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि जो पन्ना नहीं सहती निज सुत का संताप, जो पन्ना नहीं सहती निज सुत का संताप, तो देश कहां से लावता महाराणा प्रताप। यदि पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो उदय सिंह जिंदा नहीं रहते, और उदय सिंह जिंदा नहीं रहते तो फिर कहां से इस देश को महाराणा प्रताप जैसा पराक्रमी वीर योद्धा मिलता। पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा ये देश, पन्ना तेरे त्याग को याद रखेगा ये देश, तेरे ही कारण बच गया मेवाड़ का परिवेश। तो दोस्तों पन्ना धाय का बलिदान बहुत बड़ा था। ये मैंने अलग से एक वीडियो बनाया जो इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, आप जरूर देखें। तो मैं यहाँ इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों क्या था, नंगी तलवार लेकर के पन्ना धाय के पास में कमरे में पहुंच गया उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर। पन्ना को जाते ही कहा कि उदय सिंह कहाँ है। उसके आने की भनक लग गई थी दासी के माध्यम से। तो पन्ना धाय ने झटपट से अपने पुत्र को उदय सिंह के कपड़े पहनाए चंदन को, और चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लेटा दिया और नौकरानी के साथ में पत्तल में छिपा करके और बाहर भेज दिया महलों से, चित्तौड़ से उदय सिंह को। अब जैसे ही वहां पर आया बनवीर ने आते ही कहा पन्ना से कि पन्ना कहां पर है उदय सिंह। तो पन्ना ने केवल आंखों के इशारे से बता दिया कि ये पलंग पर सोया हुआ है। उसने आव देखा ना ताव और फटाक से चंदन को उदय सिंह समझते हुए उसकी हत्या कर दी। लेकिन मां ने दिल पर पत्थर रख दिया कि कहीं पर भी आंख से आंसू आ जाएगा, यदि आह निकल जाएगी तो उसको शक हो जाएगा। तो मां इतनी कठोर बन गई जो दुनिया में ऐसी शायद ही कोई मां बलिदान दे सकती है। दोस्तों पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर के और सहयोगियों के साथ में रात को पैदल चलते हुए आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में आकर के उस समय उदय सिंह की उम्र थी 14 साल और उदय सिंह वहां पर रहते हैं, बाणे बन के वहां पर गुप्त रूप से रहते हैं। उधर दोस्तों बनवीर ये समझ बैठता है कि मैंने दोनों भाइयों को मार दिया, अब राणा सांगा के अथवा मेवाड़ के महाराणा का कोई असली वारिसदार है ही नहीं मेरे अलावा। अब वो निरंकुश हो गया। वो भी अय्याशी प्रवृत्ति का था, घमंड उसके अंदर आ गया। हालांकि उसने एक बावड़ी बनवाई महाराणा सांगा की याद में शानदार। यही बनवीर था जिसने मीराबाई की जान बचाई और उनको छोड़ा। लेकिन बाद में वो निरंकुश हो गया, घमंडी हो गया। सामंतों के साथ में उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। फिर दोस्तों हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही थाली में भोजन करवाने के लिए कुछ सामंतों को आमंत्रित किया, लेकिन सामंतों ने उसके साथ में भोजन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि पुरानी परंपरा रूढ़िवादिता के कारण से एक दासी पुत्र के साथ में मेवाड़ के सामंत कैसे भोजन करते। तो उस बात को लेकर के वो बहुत नाराज भी हुआ, सामंत भी नाराज हो गए। सामंतों ने वहां से पलायन कर लिया। अब तो देखा कि अब तो इसका इलाज करना पड़ेगा। फिर क्या था दोस्तों, सभी लोग कुंभलगढ़ गए। अब तक बनवीर को पता नहीं कि उदय सिंह जिंदा है। कुंभलगढ़ जाकर के और वहां पर मेवाड़ के महाराणा के रूप में उदय सिंह का राज तिलक किया। ये समाचार बनवीर को पहुंचा। उदय सिंह समझ करके मारा था, वो उदय सिंह नहीं था, वो तो पन्ना धाय का पुत्र चंदन था। उदय सिंह तो जिंदा है और कुंभलगढ़ के महलों के अंदर वहां पर जीवित है। अब क्या था, निश्चय किया कि उदय सिंह का खात्मा करूंगा वो फौज लेकर के, और कुंभलगढ़ की तरफ रवाना हुआ। उधर ये समाचार सभी सामंतों को मिला के बनवीर यहाँ पर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। तो सभी सामंत पहले से ही तैयार थे और युद्ध के लिए गए। और माहौली है उदयपुर के पास में, वहां उन दोनों के बीच में हुआ युद्ध। उस युद्ध के अंदर बनवीर की फौज की हार हुई, बनवीर वहां पर मारा गया।
लेकिन दोस्तों कर्नल टॉड यहां पर यह कहते हैं कि बनवीर हारा नहीं था, बल्कि अपनी हार और अपनी मौत करीब देख करके बनवीर वहां से भाग गया। बहुत सारे लोग तो मारे गए, लेकिन बनवीर वहां से भागा और भाग करके दक्षिण में गया। और दक्षिण में जाकर के जो भोसले, आज मराठों में एक बहुत प्रतिष्ठित वंश है, शासक वंश भी रहा है, शासक भी रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित एक वर्ग माना जाता है, उस भोसले का मूल पुरुष है वो बनवीर है, ऐसा कर्नल टॉड ने लिखा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं और अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि इस युद्ध के अंदर बनवीर मारा गया और मरने के बाद में फिर वापिस उदय सिंह को चित्तौड़ लाए गए। चित्तौड़ पर आने के बाद में मेवाड़ के महाराणा हुए, विधिवत ढंग से उनका राज तिलक हुआ। उसके बाद में उदय सिंह जी ने उदयपुर, जो शहर आप देख रहे हैं झीलों की नगरी, इसको बसाया और उसके बाद में उनके पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक दासी पुत्र बनवीर ने कुछ चेष्टा करते हुए कुछ सामंतों के साथ मिलकर के, सबने मिलकर के षड्यंत्र रचा। उसी तहत बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। भला हो पन्ना दाएगा जिसने मेवाड़ के महाराणाओं के वंश को जिंदा रखा अपना बलिदान देकर के। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही ये ऐतिहासिक घटना थी जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अच्छा लगा हो तो दूसरों के लिए जरूर शेयर भी करें और चैनल को बेल दबा करके सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।